हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का इतिहास का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हम करने वाले हैं इसकी फुल एंड फाइनल रिवीजन। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, ये चैप्टर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं विद नोट्स। ठीक है, मतलब एक एक चीज़ नोट के साथ मैं पहले ही समझा चुका हूं। साथ ही में मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन और रीजन, आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन सारे इंक्लूड करे हैं मैंने। ठीक है, और साथ ही में मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के, तो अगर किसी बच्चे का सब्जेक्टिव आ रहा है तो वो उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को बोलते हैं, और ये सही बात भी है उनका बोलना, वो बोलते हैं कि सर एग्जाम टाइम आता है ना तो हमें डर लगता है, हमें लगता है कि सर नोट से पढ़ना सही नहीं है, हम फिर बार बार बुक को ही रीड करते रहते हैं। ठीक है, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए इस बार है ना, आप बुक की पीडीएफ से पढ़ाना। ठीक है, या बुक की पीडीएफ से रिवाइज करवाना कि हमारा डर भी निकल जाए। और दूसरी बात यह है कि सर आप अगर नोट से ही वीडियो बनाओगे तो वो तो सेम वीडियो हो जाएगी, रिवीजन वीडियो। मैंने कहा बात तो सही है, तो हम बुक की पीडीएफ से करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक की पीडीएफ से करेंगे, साथ में मैंने एरो नोट्स भी बना रखे हैं आपके लिए। ठीक है, कि शॉर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकूं, बट बुक से ही हम करेंगे सारी की सारी चीज़ें। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एक एक ये साइड में जो पैराग्राफ लिखे होते हैं ना, पैसेज वगैरह बॉक्सेस लिखे होते हैं, वो भी हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे, और वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये चैप्टर आपने समझा हुआ है ना पहले से, तब आपको ये रिवीजन वीडियो में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। ओके, और मैंने एमसीक्यू की पीडीएफ की बात करी ना, तो जो एमसीक्यू की बात करी तो मैं वो भी बता दूंगा कि उसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक, मेन पॉइंट गेमिंग, ठीक है, यूनिक वर्ल्ड, और मेरा व्लॉगिंग चैनल है। आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेरा फेस तो दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। तो चलो जी, शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। देखो, यूरोप क्या है? यूरोप है ना, एक महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा। मैंने देश नहीं बोला, मैंने बोला है महाद्वीप। यूरोप एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे देश है। जो अपना इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे के सारे यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे भारत है, भारत क्या है? एक देश है। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। वैसे यूरोप के अंदर बहुत सारे अलग अलग देश आते हैं, 27-28 देश आते हैं, जो मैं बता ही चुका हूँ। 2-3 के एग्जांपल मैंने दे दिए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे के सारे देश आते हैं। सेकंड वर्ड इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? बड़ा सिंपल वर्ड है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जी देशभक्ति की भावना। अब दोबारा पढ़ो, हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी जब यूरोप के लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी या जागी थी, तो क्या हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे अंदर, ठीक है, 1947 में, 1947 में जब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागी थी, हमने बोला था जी हमें आज़ाद होना है, अंग्रेजों से छुटकारा पाना है, अपना अलग देश चाहिए, है ना, अपना एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए। तो हमने क्या किया था? अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया था। तो वैसे यूरोप के अंदर भी हुआ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछोगे, क्या सर अंग्रेजों को निकाला था यूरोप से? नहीं, मैं आपको बता दूं, अंग्रेज, वो जो यूरोप के लोग हैं वो खुद अंग्रेज है, मतलब ब्रिटिश भी उसी के अंदर आता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यूरोप थे ना, यूरोप में ज़्यादातर राजा रानी वाला सिस्टम चलता था, तो वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो राजा रानी वाला एरिया होता था पहले, जैसे आप आज सुनते हो ना जर्मनी, जब मैं जर्मनी बोलता हूँ आपके दिमाग में क्या आता है? जर्मन लोग आता है। जब मैं इटली बोलता हूँ तो इटालियन आता है। ये पहले नहीं था, ये बाद में बने हैं। कब बने हैं? जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी। इस चैप्टर में अब यही पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसे राजा रानी वाले उससे छुटकारा लिया, राजा रानी वाले सिस्टम से छुटकारा लिया। अच्छा, वो राजा रानी वाले सिस्टम से छुटकारा पता है क्यों चाहते थे? वो चाहते थे कि उनकी भाषा का अलग देश हो, उनके कल्चर का अलग देश हो। जैसे मैंने बताया ना, जैसे पहले क्या होता था, जैसे एक राजा है, उसके अंदर जर्मनी के लोग भी थे, इटली के लोग भी थे, फ्रांस के लोग भी थे। तो फिर जब धीरे धीरे लोगों में देशभक्ति की भावना जागी, फ्रांस के लोगों में देशभक्ति की भावना जागी, जर्मनी के लोगों में देशभक्ति की भावना जागी, उन्होंने कहा यार हमारा फ्रांस से, जैसे जर्मनी के लोगों में जागी, तो उन्होंने कहा यार हमारा फ्रांस और इटली से तो कोई लेना देना नहीं, तो हमें अलग करो। तो इसलिए उन्होंने अलग देश की डिमांड करी। ठीक है, चलो अब करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब मैं ये बताऊंगा आपको कि उन्होंने देशभक्ति की भावना जागी तो उन्होंने क्या क्या किया, बट उससे पहले तो आपके बुक के अंदर ये सामने पिक्चर दे रखी है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको बोल दिया कि कुछ भी नहीं छुड़वाना। तो इस पिक्चर को, अब ये पिक्चर है तो किसी ना किसी ने तो बनाई होगी ना। तो मैं बता दूं, 1 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है कि ये पिक्चर कब बनाई गई। तो ये पिक्चर मैं बता दूं 1848 में बनाई गई, और ये बनाई थी फ्रेडरिक सोर्यू ने, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन थे जिसने पिक्चर बनाई थी। एक फ्रांसीसी वो थे, कलाकार थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। इस पिक्चर को है ना जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का नाम दिया गया था। ओके,
ये आपको समझ आ गया ना, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। नाम है पिक्चर का, कुछ भी नाम हो सकता है ना। इस पिक्चर में आप देखोगे ना बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चाहे छोटे बड़े बूढ़े, ये ना झंडा लेकर किसकी तरफ आ रहे हैं, इसकी तरफ। इसको बोलते हैं जी स्वतंत्रता की प्रतिमा, हिंदी में बोले तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में बोले तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसको मैंने बोला स्वतंत्रता की प्रतिमा, ठीक है, स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा, ठीक है, और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये आज़ादी की प्रतिमा है। ये इनके एक हाथ में ज्ञानोदी की मशाल है जो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरे हाथ में आप देखोगे कि क्या है, वो है जी हमारे मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। डोंट वरी, ये नीचे है ना लिखा हुआ है, देखो ज्ञानोदय की मशाल है एक हाथ में, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, और ये जो मैंने नाम बताया जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, ठीक है, और ये महिला जो है वो स्वतंत्रता की प्रतिमा है। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया कि जब लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी तो वो आज़ादी की तरफ आएंगे। ये आज़ादी है ना, स्वतंत्रता की प्रतिमा है, तो आज़ादी की तरफ आएंगे, ठीक है, और आज़ादी भी मांगेंगे, अपना अधिकार भी मांगेंगे, और उनमें ज्ञान भी आ जाएगा। ये बोला गया इस पिक्चर में, ये दिखाया गया, ठीक है। और आप देखोगे कि इसमें अलग अलग देश के झंडे हैं, जैसे ये किसका झंडा है, जर्मनी का झंडा है। जर्मनी के झंडे का आपको कलर आ सकता है, याद रखना, काला, लाल और सुनहरा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ठीक है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ये आपको आएगा। मैंने पिक्चर को थोड़ा सा ईजी वे में यहाँ पर समझा रखा है, डोंट वरी, आएंगे हम, पहले तो ये कर लेते हैं। ओके, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, लोग इसमें ना आप एक चीज़ देखोगे, नीचे की तरफ राजा के ताज वगैरह गिरे हुए पड़े हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब लोग आज़ादी मांगने पे आएंगे, लोग स्वतंत्रता मांगने पर आएंगे, लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी, तो राजाओं को अपनी पोस्ट वगैरह छोड़नी पड़ेगी, राजा धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा, इस बुक के अंदर इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है निरंकुश। अच्छा, निरंकुश का क्या मतलब होता है, जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ऐसा कौन होता है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, राजा। राजा होता है ना, राजा पे कोई कुछ उंगली नहीं उठा सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो इस पिक्चर में इसको, निरंकुशवाद को राजा की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और एक वर्ड और है, दैट इज कल्पनादर्श। मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर है ना इमेजिनरी है। इमेजिनरी यानी उस टाइम में ना राष्ट्र राज्य बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो जैसे कोई भी बंदा होता है ना, अपने बोलता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो ये वही दिखा रहा था। जैसे मान लो मैं ये सोचूं जी, मैं अंबानी का लड़का हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो ये क्या है, एक सिर्फ कल्पना है, मैं सोच रहा हूँ, ऐसा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। तो वैसे हमारे फ्रेडरिक सोरो की ये इमेजिनेशन थी, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो ये इंग्लिश में ना इमेजिनेशन को कल्पनादर्श को यूटोपिया बोलते हैं। तो ये एक यूटोपिया है, ये देखो लिखा है ना, एक इतना आदर्श समाज जिसका साकार होना संभव ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये हमें समझ आ गया। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग थे क्या क्या मांग रहे थे, मैंने आपको बता दिया। ये बेसिकली राजा रानी वाले रूल से छुटकारा पाना चाहते थे, अपना एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। राष्ट्र राज्य का क्या मतलब होता है, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम पूर्वज और सेम इतिहास के लोग रहते हो। सिंपल है ना बहुत, ठीक है। जैसे कि मान लो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर सेम लैंग्वेज है, उनकी सेम हिस्ट्री है, सेम कल्चर है, तो वो एक राष्ट्र राज्य है। पहले नहीं था, बाद में बना है, ठीक है। कैसे बना उसके बारे में देखेंगे, अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है इसके बारे में, ये हमें समझ आ गया। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ना, जो ईसा मसीह है और बहुत सारे जो अलग अलग संत है, वो नीचे की तरफ इनको देख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली भाईचारे का प्रतीक है। जैसे कि आपको पता है यूरोप में जितने भी देश है, ज़्यादातर क्रिश्चियन देश हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो एक भाईचारे को रिप्रेजेंट करते हैं ये ऊपर से, ठीक है। चलो, ये अपने को समझ आ गया। अब इसमें ना देखो, ये रखा भाईचारे का प्रतीक है। इसमें ना एक राष्ट्र राज्य तो समझ आ गया, एक ऐसा देश जहाँ पर लोगों की सेम लैंग्वेज हो, सेम कल्चर हो, सेम डिसेंट हो, सेम इतिहास हो, उसको हम राष्ट्र राज्य बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरा राष्ट्र भी होता है जिसको हम आधुनिक राज्य बोलते हैं। आधुनिक राज्य का क्या मतलब होता है, देखो राष्ट्र राज्य और आधुनिक राज्य में एक डिफरेंस होता है। जो आधुनिक राज्य होते हैं ना, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, एक एरिया होता था राजा का, बट ऐसे है ना डिफाइंड नहीं होता था कि यार ये वाला एरिया, इस सेंटीमीटर का एरिया मेरा है, इस सेंटीमीटर का एरिया किसका है, ये पता नहीं होता था। बड़ा बोल दिया जाता था फ्रांस का एरिया पूरा मेरा है, कितना एरिया ये नहीं पता होता था। जैसे कि आज है, आज हमें पता है, हमें पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर पता है कि जी ये पाकिस्तान और ये इंडिया है ना, हमें पता है अच्छे से। बट उस टाइम ऐसा जो था वो सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो आजकल के जो देश होते हैं ना, वो उनको आधुनिक राष्ट्र बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो सीमा होती है ना, वो निर्धारित होती है, उनकी सीमा पता होती है, उन्हें एक एक सेंटीमीटर का पता होता है, ठीक है। और राष्ट्र राज्य क्या होता है, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं इस वाले पैराग्राफ पे, ठीक है। एक थे एनसर्ट रेनन, ठीक है। एनसर्ट जो मैंने बता दिया, एनरस्ट रेनर थे,
तो वो जो थे वो एक पहली तो फ्रांसीसी वो दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर, ठीक है। 1882 में सोबोर्न के विश्वविद्यालय में ना उन्होंने एक वो लिखा था, निबंध वगैरह लिखा था नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य के बारे में। और वो ये बोलते हैं कि जो राष्ट्र राज्य की हम डेफिनेशन समझते हैं ना कि सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम डिसेंट, सेम भाषा, उसके अलावा भी है राष्ट्र राज्य। सिर्फ यही नहीं है, राष्ट्र जो एक राष्ट्र जब बनाने की बात आती है ना तो वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद बनता है, ठीक है। लोग अपनी जान देते हैं, लोगों की इच्छा के अनुसार बनता है, ठीक है। सारे लोग साथ में आके आते हैं तब बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है ना जो पुरानी डेफिनेशन है हमारी राष्ट्र राज्य की, जो मैंने समझाया सेम लैंग्वेज सेम कल्चर, उसको ये अपोज करते हैं, ठीक है। चलो ये हमें समझ आ गया। अब इसमें एक वर्ड है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब बड़ा सिंपल होता है, जब हर एक बंदे से पूछा जाता है किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे मान लो मेरे एरिया के अंदर से जो है वो स्कूल बनना चाहिए, मेरे एरिया में नहीं बनना चाहिए, तो अगर मेरे एरिया के सभी लोगों से ये बात पूछी जाए और उनसे वोट लिया जाए तो उसको कहते हैं जनमत संग्रह, ठीक है। ये एक प्रत्यक्ष वोट होता है। जैसे हम एक वोट देते हैं ना इलेक्शन चुनने के लिए, वो तो सिर्फ एक टॉपिक है, मतलब बंदे को चुनने के लिए हमने इलेक्शन करा है तो उसको इलेक्शन कहेंगे, चुनाव कहेंगे। बट जब किसी भी टॉपिक को लेकर होता है ना कि स्कूल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, घर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो उसे जनमत संग्रह कहते हैं, ठीक है। अब सोचोगे जनमत संग्रह इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले क्या होता था, जैसे बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, अलग अलग जो हमारे एक टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ना, पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया था भारत से, तब क्या हुआ था, बहुत सारे जो एरिया थे ना उनसे पूछा गया था कि आप भारत के अंदर जाना चाहते हो या इंडिया के अंदर, तो इलेक्शन हुआ था उसको लेकर भी, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, ठीक है। इसको समझाने के लिए पहले मैं नोट्स पे आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो ये तो मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ ना, ये सारा समझा दिया था। फ्रेडरिक सौर्य जनतांत्रिक और ये कल्पना आदर्श यूटोपिया है। ये ध्वस्त जो अवशेष थे वो निरंकुशवाद यानी राजा रानी वाले रूल को दिखाते थे। स्वतंत्रता का प्रतिमा के अंदर एक अधिकारों का घोषणा पत्र है एक हाथ में, दूसरे हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, और वो ईसा मसीह वगैरह जो है भी हैं हमारे, वो भाईचारे का प्रतीक है, ओके। और ये जर्मनी का झंडा बता रखा है, फ्रांस का झंडा बता रखा है, कलर बता रखी है फ्रांस के झंडे का भी याद रखना। राष्ट्र राज्य की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता चुका हूँ, एंसर ट्रेनर ने दी थी। आधुनिक राष्ट्र क्या होता है ये भी बता चुका था, जनमत संग्रह क्या होता है ये भी बता चुका था। अब फ्रांस की बात कर रहे थे, तो फ्रांस के बारे में अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 1789 से पहले ना फ्रांस के अंदर राजा वाला सिस्टम होता था जिसका नाम था लुई 16। फिर 1789 के अंदर वहाँ पर क्या हुई, एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उसके बाद क्या था कि पावर जो थी वो नेशनल असेंबली के पास आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, राजा के हटने के बाद बहुत सारे चेंजेस भी आए थे, अभी हम जाकर देखेंगे बुक पर। बट याद रखना कि ना नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आ गई थी, मतलब लोगों के हाथ में पावर आ गई थी। नेशनल असेंबली है ना, वो लोग थे जिनको चुना गया था, ठीक है, ओके। अब है ना 1789 से लेकर 92 तक ही वो रहे। उसके बाद क्या था कि वहाँ पर एक जैकोबिन्स क्लब आ गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। वो एक बंदा था जो अपना रूल चलाने लग गया था, गरीबों का वो एक मसीहा था, लोग मानते थे उसे गरीबों का मसीहा, बट वो क्रूर था, बहुत ख़राब था, ओके। तो जैकोबिन्स क्लब के हाथ में पावर आ गई। तो अब क्या था कि वो सिर्फ 1794 तक रहा, उसके बाद उसको गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया, उसको भी मार दिया गया, ठीक है। और उसके बाद है ना पावर आती है जी डायरेक्टरी के पास। डायरेक्टरी के पास पावर आती है, मैं आपको बता दूं पहले तो डायरेक्टरी होता क्या है। जब जैकोबिन्स क्लब में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, एक बंदा था, उसके हाथ में पावर गई ना, तो लोगों को समझ आ गया कि यार जब एक बंदे के हाथ में पावर रहती है ना तो लड़ाई होती है, खून खराबा होता ही होता है, वो अपना चलाएगा ही चलाएगा, लोगों को मारेगा। तो डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें 5 अलग अलग लोगों को पावर दी गई, ठीक है। बट उनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी और इसी का फ़ायदा 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, मतलब फ़ायदा उठाया, और वो एक तरह से लीडर बन गया हमारे फ्रांस का। मैं राजा क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि नेपोलियन जो है वो एक मिलिट्री रूलर था, कह सकते हो आप, ठीक है। तो 1799 से उसका रूल स्टार्ट होता है और 1815 तक उसका रूल चलता है। 1815 में ना एक लड़ाई होती है उसकी, बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं उसको। 4 कंट्रियों के साथ लड़ाई होती है। प्रैब याद होगा, प्रैब की फुल फॉर्म याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताऊंगा वैसे मैं, ठीक है। और फिर दोबारा से जब लड़ाई होती है ना, तो जिससे लड़ाई होती है वो नेपोलियन को हरा देते हैं और दोबारा से जो बर्बन जो हमारा लुई 16 जिस राजवंश से था ना, बुर्बो राजवंश, उसी के बंदे को बैठा दिया जाता है। फिर 1830 में बुर्बो राजवंश के बंदे को भी
लोग जो हैं वो दोबारा से हटा देते हैं। लुई 16 जैसे हटाया था ना, वैसे इसको भी हटा देते हैं। नाम नहीं बता रखा है इस बंदे का, वैसे चार्ल्स है बट नाम याद नहीं रखना। ओके, और लीडर बना देते हैं जो लुई फिलिप को। यहाँ तक समझ आया अपने को? पूरा स्टोरी समझ आ गई ना, है ना। और फिर मैं आपको बता दूं, लुई फिलिप भी 1848 में उसको भी यहाँ से जाना पड़ा, लोग जो थे उससे भी परेशान हो गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले लुई 16, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर जैकोबिन्स क्लब, डायरेक्टरी रूल, नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद फिर से दोबारा बर्बन डायनेस्टी आ गई थी। ओके, उसके बाद लुई फिलिप आ गया था। ओके, मैं बर्बन डायनेस्टी बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना यार, क्योंकि बात यह है कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी, तो बुरबो भी बोल सकते हो, बर्बन भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे। तो आपको पता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत सारे, जैसे ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आए थे। क्या क्या चेंज आए थे? पहला तो यह है कि पितृभूमि, लोगों को बोला गया कि ये आपकी पितृभूमि है। इसको फ्रेंच में बोलते हैं ला पात्रिया। ठीक है, याद रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ला पात्रिया का मतलब है पितृभूमि। जैसे हम नहीं बोलते हमारी भारत माता है, वैसे ये पितृभूमि वाला आइडिया जो है था वो मशहूर किया गया। साथ में ले सिटोयन का मतलब होता है नागरिक, इसका भी आइडिया किया गया। और ये बोला गया सारे के सारे जो नागरिक है वो समान है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, संविधान बनाया गया और संविधान के अंदर सबको समान अधिकार दिए गए। एक झंडा बनाया गया फ्रांस का, जो मैंने अभी बताया था, रेड ब्लू एंड वाइट कलर का। ठीक है, और एक है ना स्टेट जनरल हुआ करता था पहले, उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। मैंने बोला था ना नेशनल असेंबली के पास ही पावर है, तो बेसिकली आ सकता है ये भी क्वेश्चन कि नेशनल असेंबली को पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टेट जनरल के नाम से बनाना था। और क्या चेंज आया जी? स्तुतियाँ वगैरह, राइम्स वगैरह, गाने वगैरह लिखे गए, है ना, फ्रांस की देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लोगों में, कि बनी रहे, दोबारा से कोई ना आ जाए। फिर शपथ वगैरह ली गई देश के नाम पर। शहीद जो थे जिन्होंने राज्य को हटाने में अपनी जान दी थी, उनका गुणगान किया गया। ओके, और फ्रांस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना टैक्स देना पड़ता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ओके, और है ना फ्रांस के अलग अलग एरिया में जहाँ पर भी लुई 16 रूल करता था, वहाँ पर है ना वेट का या किसी भी चीज़ को नापने का अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। कोई 1 मीटर को 3 फुट बोलता था, कोई 1 मीटर को इतना फुट बोलता था, तो अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। तो उसको समान कर दिया कि जी पूरे फ्रांस में, जैसे मैं बताता हूँ, 1 किलो के अंदर 1000 ही ग्राम माने जाएंगे। तो ये अलग अलग जो वेट मेजर था उसको हटा के एक समान व्यवस्था ला दी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया। क्यों बना दिया जी फ्रेंच को राष्ट्रभाषा? अरे यही तो चाहते थे हमारे जो लोग हैं, वो यही तो चाहते थे कि वो राष्ट्र राज्य बने। और राष्ट्र राज्य की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम डिसेंट, सेम भाषा। तो हो तो गई सेम भाषा। ठीक है, तो बाकी जो दूसरी बोलियां थी ना, उसको हटा दिया गया और फ्रांस को ही प्रमोट किया गया। ओके, अब ये सारे के सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, 1789 के बाद मैं आपको बता दूं, बट इसमें से बहुत सारी चीज़ों का पालन नहीं होता था। ठीक है, जैसे कि समान अधिकार है ना, बट फिर भी नेशनल असेंबली भी थोड़ा बहुत भेदभाव करती थी, कुछ लोगों को पावर ज़्यादा दे रखी थी। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1789 के अंदर हमारे फ्रांस को आज़ाद करवाया था राजा रानी वाले सिस्टम से, उन्होंने बोला कि ना हम है ना सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहेंगे, हम ये वाली बात है ना पूरे यूरोप में फैलाएंगे, और पूरे यूरोप में जितने भी राजा है ना उन सबको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम उनके एरिया में जाके लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप एक क्या बनाओ, राष्ट्र राज्य बनाओ और राजा से छुटकारा पाओ, संविधान से करो अपना काम। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि फ्रांस के अंदर आपको पता है जैकोबिन्स क्लब आ गया था, जैसे मैंने बताया है ना, नेशनल असेंबली के बाद जैकोबिन्स क्लब आ गया था। ओके, और बट ये जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली थी। जो फ्रांस की आर्मी थी वो 1790 में हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली वगैरह के इलाके में घुस गई थी और लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया था कि जी देशभक्ति की भावना जगाओ और अपना अलग अलग देश मांगो, ये बोलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ आ गई। और ये थोड़ा सा एक पिक्चर दे रखा है, अगर आपको 9th क्लास में याद हो, मैंने बोला था ना एक एक पिक्चर करेंगे, तो ये एक रैबनान है। ठीक है, रैबमान लिखा हुआ है, 1798 में ये पिक्चर डिज़ाइन की थी। बेसिकली आप कह सकते हो ये इसमें ना बीच के अंदर दिख रहा है, ये बास्टील है। ठीक है, बेस्टील या बास्टील जिसे कह सकते हो, अब वो जेल है ना 1789 के अंदर। वो जो चैप्टर जब हमने पढ़ा था 9th का, तो बास्टील जेल को तोड़ा था ना हमारे क्रांतिकारियों ने, तो उसी का पिक्चर दिखाया गया इसमें। ठीक है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है इसमें, कैसल है ये एक तरह का, मतलब महल है एक तरह का। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जैकोबिन्स क्लब के बाद आ गया था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी आई थी वैसे, बट डायरेक्टरी के बाद फ़ायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में रूलर बन गया। ओके, और है ना अब है ना मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें उसने अच्छी करी।
ठीक है। सबसे पहली माना जाता है कि उसका सबसे बढ़िया चीज़ उसने क्या करी, 1804 के अंदर है ना वो एक नागरिक संहिता लेकर आया था, मतलब कोड यानी कानून लेकर आया था, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं ना, सिविल कोड कहते हैं, तो वो कानून लेकर आया था। उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। क्या क्या चीज़ें बोली थी? जन्म पर आधारित विशेष अधिकार उसने समाप्त कर दिए। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ तो देखो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, नेशनल असेंबली भी तो यही लेकर आई थी कि संविधान के अंतर्गत सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हाँ ये बात सही है कि बहुत सारे चेंजेस आए थे 1789 के बाद जब लुई 16 हटा था, बट उसमें से है ना बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो नेशनल असेंबली एक्सेप्ट नहीं करती थी, भेदभाव आज भी करती थी। बट जब नेपोलियन बोनापार्ट आया उसने बिल्कुल हटा दिया। उसने कहा जी नहीं, किसी भी तरीके का विशेष अधिकार जो है वो सारा समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सबको बराबरी दी। आप चाहे पादरी हो, आप चाहे अभिजात वर्ग हो, आप चाहे कुलीन वर्ग हो, आप कोई भी हो, आप गरीब हो, आप सबको समान और बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। पहले क्या होता था, जो राजा था या नेशनल असेंबली थी वो किसी की भी ज़मीन चाहे जो छीन लेते थे, बट उसने बोला, नेपोलियन ने बोला कि कोई आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता बिना आपकी परमिशन के। ठीक है। और जो डच गणतंत्र थे, स्विट्ज़रलैंड थे, इटली थे, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारी सुविधाएं वगैरह करी उसने। मैं आपको बता दूं उसने सामंती व्यवस्था ख़त्म कर दी। सामंती व्यवस्था का सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ना आपको है ना, जैसे होता है ना कि सबसे ऊपर ये वाली जात है, सबसे नीचे वाली जात है, ये हमारे यूरोप के अंदर भी होता था, तो उसने ख़त्म कर दी कि कोई जो जात पात का सिस्टम नहीं है। क्योंकि है ना वो क्या करते थे, भूदास यानी जो किसान थे, जो निचले तबके के किसान थे, उनसे फ्री में काम करवाते थे। तो ये वाला सिस्टम जो था हमारे जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट था उसने हटा दिया। ओके। और जो ज़मींदारी शुल्क था उसको भी ख़त्म कर दिया उसने। ठीक है। और मैं आपको बता दूं पहले जो है ना कारीगरी के श्रेणी संघों पर नियंत्रण को हटा दिया। पहले ना जो राजा डिसाइड करता था कि आप इस चीज़ का ही काम कर सकते हो, आप इस चीज़, वो भी हटा दिया। नेशनल असेंबली भी नियंत्रण रखती थी, वो भी हटा दिया। ओके। और साथ में यातायात की व्यवस्था को भी अच्छा किया। एक समान कानून लेकर आया। ठीक है। और एक समान जो मानक व्यवस्था थी, जो मैंने आपको बताया था, एक समान कानून और एक समान मानक व्यवस्था। यानी मैंने आपको बोला था ना हमारे फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली थी 1789 के अंदर बहुत सारे चेंज आए थे। जैसे मैंने आपको बोला था 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होंगे, पहले अलग अलग होते थे। ठीक है। बोल तो दिया नेशनल असेंबली ने, बट कोई फॉलो नहीं करता था। बट फिर नेपोलियन ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करवाया। ओके। ये बात हमें समझ आ गई। चलो अब इसका ना फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो हमारे बिजनेसमैन थे नेपोलियन की इस चीज़ से बहुत खुश थे। बट मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग जो थे वो नेपोलियन से गुस्सा भी थे। नेपोलियन से क्यों गुस्सा थे जी बहुत सारे लोग? क्योंकि पहली बात तो है ना लोगों को लगता था कि जो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, नेपोलियन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दे रहा, मतलब लोगों को अधिकार नहीं दे रहा उनके ऊपर से, कर पे कर यानी जो टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और इसी के साथ है ना नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी थी कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी ना बोल सके और कुछ भी ना लिख सके। अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा लिखेगा तो उसको वो जेल में डाल देता था। और साथ ही में ना उसने ना लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भरना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंच आर्मी में भरना क्यों स्टार्ट कर दिया उसने लोगों को? क्योंकि वो चाहता था कि फ्रांस की आर्मी बड़ी बने और वो कब्ज़ा वगैरह करे फ्रांस के अलग अलग, फ्रांस के क्या पूरे यूरोप के अलग अलग एरिया पे। ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं ये पिक्चर। ठीक है। ये मैं आपको बता दूं ये एक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण है। ये आप देख रहे हो लोग जो हैं वो एक वृक्ष वगैरह लगा रहे हैं, इसको स्वतंत्रता का वृक्ष वगैरह बोला जाता है। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने ये पिक्चर वगैरह बनाई थी। ओके। रंगीन पिक्चर है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये एक शहर है। ठीक है। ज्वेबेकर ज्वेब इसे ज्वेब कहते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं ज्वेब भी कहते हैं इसको। ठीक है। जैसे ज्वेबर केन एक शहर था, उस पर कब्ज़ा वगैरह कर लिया था और लोग जो थे वो स्वतंत्रता का वृक्षारोपण कर रहे थे। कुछ लोग उनको परेशान करते हैं, औरतों को भी परेशान कर रहे हैं। बट इस पिक्चर के बारे में बस इतना ही आ सकता है कि ये क्या था, इसमें स्वतंत्रता का वृक्षारोपण दिखाया गया है और कैस्पर फ्रिट्ज ने ये पिक्चर बनाई है। ओके। चलो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमें समझ आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने क्या बताया था, नेपोलियन बोनापार्ट कब हटा था? 1815 में हटा था। 1804 में वो एक नेपोलियन संहिता लेकर आया था ना, नागरिक संहिता। तो 1815 से पहले ना उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। ठीक है। पूरा तो नहीं हारा था बट अपना बहुत सारा एरिया उसे खोना पड़ा था। मैं आपको बता दूं तो अब हुआ क्या था, जो हमारा नेपोलियन था उसने राइनलैंड से मतलब लड़ाई करने गया था ना, तो इसमें देखो क्या दिखा रहा है, राइनलैंड का डाकिया। ठीक है। इसको लाइप्ज़िग भी कहते हैं। ठीक है।
लिप्जिग भी बोलते हैं, लाइप्जिग भी बोलते हैं, ठीक है। लाइप्जिग की जंग हुई थी उसकी, तो वो हार गया था। और ये दिखा रहा है कि डाकिया देखो इतनी सारी चिट्ठियाँ, ये चिट्ठियाँ नहीं है एक्चुअल में, इसको ये दिखाया गया है कि नेपोलियन है और ये जितने भी जो है ना ये पर्चे गिरते जा रहे हैं उस पर एरिया के नाम लिखे हुए हैं, तो ये एरिया उसे खोना पड़ा था, मतलब हारा था 1813 के अंदर। लाइप्जिग की एक जंग हुई थी उसमें ये हारा था। ये याद रखना आ सकता है आपको कि ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है। ये लाइप्जिग की एक जंग हुई थी 1813 के अंदर, वो इसको रिप्रेजेंट करती है। और ये चिट्ठियाँ जो है इस पर लिखा हुआ नाम, ये वो एरिया है जिसको नेपोलियन को छोड़ना पड़ा था। चलो ये हमें समझ आ गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जिसमें नेपोलियन सब कुछ हार गया अपना, ठीक है। चलो अब याद होगा मैंने जब आपको ये वाला चैप्टर शुरू करा था अपना जब स्टार्ट किया था रिवीजन, तो मैंने आपको बोला था कि यूरोप में ना उस समय कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। मैक्सिमम एरिया जो था वो राजा के अंदर था और वहाँ पर अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर के लोग रहा करते थे। कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज या एक ही कल्चर के लोग रहते हों, एक ही भाषा के लोग रहते हो, ठीक है। अगर पूर्वी और मध्य यूरोप की बात करें तो वहाँ पर तो राजा रानी वाला सिस्टम था और ऊपर से वो समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे अपने आप को, वो मानते थे हमारा कल्चर इनसे अलग है, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की बात करें ना, वहाँ पर जो उससे अलग था, वहाँ पर अलग अलग भाषा बोली जाती थी, ठीक है। इलाकों में बोहीमिया और कहा जाता था और फ्रेंच बोली जाती थी, डच बोली जाती थी, ये भाषा बोली अलग अलग भाषा बोली जाती थी, मतलब समझ आ गया आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी कि अलग अलग भाषा बोली जाती थी हमारे यूरोप के अलग अलग एरिया में। जो एक राजा होता था ना, जो राजा के अंडर भी कोई भी एक भाषा नहीं चलती थी, बहुत अलग अलग भाषा चलती थी, कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, ठीक है। ये मैंने मार्क कर रखा है, आपसे आ सकता है। एक गैलिसिया था, एक एरिया था जहाँ पर जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना वो पोलिश भाषा बोलते थे। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भाषा बोलते थे। और हंगरी के आधे लोग जो थे मैग्यार भाषा बोलते थे, ये याद रख सकते हो आप। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट मैंने बोला कि एक एक चीज़ करवाऊंगा तो जी करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, एक एक चीज़ भी कवर कर पाऊंगा, ओके। चलो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं। जो नेपोलियन था ना, अब देखो बात क्या थी, आपको लग रहा होगा कि सर नेपोलियन तो कब आया था, वो तो आया था 1799 में, यहाँ पर 97 क्यों लिखा है। मैं आपको बता दूं नेपोलियन जो था वो स्टार्टिंग से ही पहले उसने इटली के एरिया पे कब्जा करा, फिर वो धीरे धीरे फ्रांस में बढ़ा। तो ये लिखा है नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था 1797 में, ये याद रखना, ठीक है। वहीं से नेपोलियन के युद्ध की शुरुआत हो गई थी और उसने तभी सोच लिया था जी हाँ फ्रांस पे भी एक समय पे कब्जा करेंगे। और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो आगे आएगी, ठीक है। तो हम आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे आएगी, अभी समझा दूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है जी कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। बेसिकली ना यूरोप में दो टाइप के लोग रहा करते थे। एक जो थे वो अल्ट्रा रिच थे, जिनको हम कुलीन वर्ग कहा करते थे। ज़्यादातर इनके पास ज़मीन हुआ करती थी, प्रभावशाली थे ये, अमीर थे ये, ठीक है। इनके पास हवेलियाँ वगैरह थी, मालिक थे हवेली वगैरह के। ये फ्रेंच बोलते थे, अपने आप को माना जाता था कि फ्रेंच बोलने वाले का रुतबा थोड़ा बड़ा होता है, तो ये फ्रेंच बोलते थे। साथ ही में व्यवहारिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। व्यवहारिक बंधनों का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक जो हमारा कुलीन वर्ग का लड़का होता है वो दूसरी कुलीन वर्ग की लड़की से ही शादी करता है, तो ऐसे ही जुड़े हुए होते थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, ऑब्वियस सी बात है, अमीर लोग हैं तो थोड़े कम होंगे, ओके। और दूसरी तरफ थे हमारे गरीब लोग, ठीक है। और ये बहुत गरीब थे, ये भूदास वगैरह थे, खेती वगैरह करते थे। किनकी ज़मीन पे, ये जो कुलीन वर्ग है ना इनकी ज़मीन पे खेती करते थे, ठीक है। तो कम लोग कौन थे, हमारे कुलीन वर्ग जिनकी पॉपुलेशन कम थी बट ये अमीर थे, ज़्यादातर ज़मीन थी इनके पास। और दूसरी तरफ हमारे गरीब लोग थे, ओके। तो दो तरह के लोग थे। अब होता क्या है यूरोप में, क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग लगना, फैक्ट्री लगना स्टार्ट होते हैं, ओके। और जब फैक्ट्री लगना स्टार्ट होती है ना तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं और उनके पास थोड़ा पैसा होता है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ऐसे ऐसे बनते हैं और उनमें दिमाग आता है। और उन्हीं लोगों को, उनके पास थोड़े बहुत पैसे, अब आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो थोड़ा बहुत तो पैसा आएगा ना, तो थोड़े अमीर बनते हैं। और इन्हीं को बोला जाने लगा मध्य वर्ग। तो पहले दो वर्ग थे, एक तो कुलीन वर्ग और एक गरीब किसान वगैरह। बट अब एक नया वर्ग आ गया जो कि था हमारा किसका, मध्य वर्ग का, ठीक है। और ये ऐसे लोग थे जो ये बोलते थे कि लोगों के पास क्या होने चाहिए, इक्वल अधिकार होने चाहिए। ये कहते थे कि कुलीन वर्ग को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं ना उसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। बेसिकली उदारीकरण और ये मध्य वर्ग उसमें बिलीव करते थे, ओके। चलो
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि उदारवादी और राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। मैं आपको बता दूं कि जो उदारवादी लोग थे इनको उदारवादी भी बोला जाता था। उदारवाद का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। जो लिबरलाइजेशन या लिबरलिज्म कहते हैं, तो लिबरलिज्म के अंदर जो लिबर वर्ड है ये हमारा एक लातिनी शब्द है जिसका मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो ये मध्य वर्ग था ना वो आज़ादी चाहते थे। किस चीज़ की आज़ादी चाहते थे और किससे आज़ादी चाहते थे, तो वो राजा रानी वाले सिस्टम से आज़ादी चाहते थे। अब इसके अंदर मैंने ना एक अलग से पैराग्राफ दे रखा है, तो ये देखो। तो ये जो हमारे मध्य वर्ग के लोग थे, थोड़ा बहुत नोट से भी समझा देता हूँ तो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे उदारवादी लोग थे यानी जो मध्य वर्ग के लोग थे, तो उनकी राजनीतिक विचार थी, यानी राजनीतिक कुछ डिमांड थी उनकी, कुछ चाहते थे। वो जो कुलीन वर्ग, मतलब मैंने बताया ना कि जब वो हुआ था औद्योगिकरण हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया और फिर वो अलग अलग जॉब में गए और उनको लगा कि जी लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। उनकी कुछ मांगे थी, राजनीतिक मांगे और आर्थिक मांगे और सामाजिक विचार या सामाजिक मांगे। तो वो राजनीतिक तौर पे क्या चाहते थे, वो कहते थे कि जी व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए। व्यक्तिगत आज़ादी का क्या मतलब है, इसका मतलब है मैंने आपको बोला ना कि जो पहले क्या होता था कि हमारे जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो फ्री में काम करवाया करते थे हमारे किससे, लोगों से, किसानों से। तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, काम करना चाहे नहीं करना चाहे उस बंदे की मर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कानून के समक्ष बराबरी होनी चाहिए, कि यानी कानून की नज़र में सबको बराबर माना जाना चाहिए, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं माना जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान और प्रतिनिधि संसद। इसका मतलब है उनका ये मानना था कि संविधान होना चाहिए, राजा रानी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक संविधान होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए जिसके अंडर ही सारा का सारा काम चलाया जाए। और नेक्स्ट है जी प्रतिनिधि संसद होनी चाहिए। प्रतिनिधि संसद का क्या मतलब है, अब देखो अगर राजा नहीं है तो कौन रूल करेगा। रूल करने के लिए उन्होंने बोला कि अगर कानून वगैरह बनाने हैं ना तो जो लोग हैं जिनको चुना जाता है, ठीक है, मतलब वोट दे के लोग चुने जाए और वही संसद में बैठे और कानून वगैरह बनाए। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि राष्ट्र राज्य और लिखित संविधान के साथ होना चाहिए। राष्ट्र राज्य तो होना चाहिए, एक लैंग्वेज एक कल्चर वगैरह वो तो होना ही चाहिए, और साथ ही में एक लिखित संविधान होना चाहिए, एक लिखा हुआ संविधान होना चाहिए, उसी के अंदर सारा का सारा काम होना चाहिए। उनकी कुछ आर्थिक मांगे भी थी। आर्थिक मांगों में से पहली मांग ये थी जी बाज़ार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाज़ार की स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि कोई भी किसी भी एरिया में जाकर कुछ भी चीज़ बेच सके और कुछ भी चीज़ खरीद सके, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। ठीक है, पहले क्या होता था, जो राजा था वही रूल करता था और वो बोलता था कि जी गरीब किसान इसका काम नहीं कर सकते, इसका काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था वो ये बोलते थे कि राज्यों में माल की जो पूंजी है वो उस पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, ठीक है, उसे हटा देना चाहिए। मैं इसका मतलब बताता हूँ। पहले क्या होता था, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने पे ये रिस्ट्रिक्शन थी, राजा बोलता था कि आप इस एरिया में नहीं जाके व्यापार कर सकते, नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि एक राज्य में कहीं पर भी चीज़ों को ले जाया जाने दिया जाए और बेचा जाने दिया जाए। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। इनका कहना था कि निजी संपत्ति होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है वो ये बोलते थे कि लोगों के पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए और कोई उसकी ज़मीन छीन ना पाए, ये कहते थे। ये थी उनकी आर्थिक डिमांड। अब बात करते हैं जी उनके सामाजिक विचार क्या थे। पहला पॉइंट ये लिखा है कि वो बंधुत्व मजदूरी को ख़त्म करना चाहते थे। वो कहते थे कि जो बंधुत्व मजदूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे मध्य वर्ग के लोग थे वो निकले तो किसान वर्ग से ही थे, मतलब गरीब थे, बट उनको पढ़ाया लिखाया गया तो उनको समझ आया यार ये तो गलत है। और नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जन्म से जो विशेष अधिकार होते हैं ना उसे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बंदा कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब लोगों से फ्री में काम करवा सकता है, तो ये बंद करवाना चाहते थे वो। ठीक है, और यही बात यहाँ पर पूरा का पूरा लिखी हुई है। और मैं आपको बता दूँ वो लोगों की, औरतों के वोटिंग राइट्स के पक्ष में भी थे। ठीक है, ये जो हमारे उदारवादी लोग थे ना, एक टाइम था जब औरतों को है ना वोटिंग राइट नहीं था। आपको पता होगा फ्रांस में भी हमने पढ़ा था कि औरतों को वोटिंग राइट नहीं था। और नेशनल असेंबली में भी मैं बता दूं, जब नेशनल असेंबली में जब हमने पढ़ा था ना ऊपर वाला फ्रांस का, तो मैंने आपको बताया था कि जो औरतें होती थी, नेशनल असेंबली में लोगों को चुना जाता था, तो औरतों को चुनने का अधिकार ही नहीं था, ना औरतों को और ना ही गरीब लोगों को। सिर्फ संपत्तिवान जो पुरुष थे ना उनको ही चुनने का अधिकार था। ठीक है, बट हमारे बहुत सारे जैकोबिन्स जो हमारे लिबरलिज्म के लोग थे, या मैं कहूँ उदारवादी लोग थे, वो मानते थे। ठीक है, बट इन्होंने भी कुछ स्टेप लिया नहीं औरतों को वोटिंग राइट्स देने के लिए। ओके, चलो वो मैं बता चुका हूँ आपको सारों को सारा। ठीक है, कि उनकी क्या क्या डिमांड थी। ठीक है, उनकी आर्थिक क्या डिमांड थी, आर्थिक क्षेत्र में क्या डिमांड थी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाज़ारों की मुक्ति होनी चाहिए, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन हो जाना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें।
ओके। अब नेपोलियन पे आ जाते हैं थोड़ा सा। नेपोलियन हार तो गया था, बट नेपोलियन ने अपने टाइम में एक और चीज़ करी थी, मैं आपको बता दूं। नेपोलियन जो था उसने 1804 के बाद या 1815 यानी हारने से पहले ना, उसने क्या किया था कि जिस भी एरिया पे कब्ज़ा किया था, मैं आपको बता दूं, उसने सिर्फ फ्रांस पे नहीं किया कब्ज़ा किया था, यूरोप के बहुत सारे, इटली का, जर्मनी का तक बहुत सारे एरिया उसके अंडर आता था। ठीक है, बहुत एरिया पे कब्जा करा है नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जो छोटे छोटे राज्य थे ना, 39 छोटे छोटे राज्य थे, उनको मिला के एक बड़ा राज्य बना दिया। ठीक है, बट मैं बता दूं, और वो जो 39 के 39 थे ना, उनकी अपनी अपनी मुद्रा होती थी, मतलब अपनी अपनी करेंसी होती थी। ठीक है, यानी जैसे हमारे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर क्या चलता है, रुपया चलता है ना, गांधी जी चलते हैं, गांधी का नोट चलता है ना। बट ऐसा हमारे उसके अंदर नहीं था, फ्रांस के अंदर नहीं था। फ्रांस में क्या था कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन या फ्रांस बोलूँ या पूरा जिस भी एरिया पे नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था, 39 राज्यों को उसने महासंघ बनाया था। ठीक है, और महासंघ यानी छोटे छोटे एरिया को मिला के एक बड़ा एरिया बना दिया था उसने। बट अभी भी उस एरिया के अंदर क्या था, अपनी अपनी मुद्रा चलती थी और अपने अपने नाप तोड़ की प्रणाली थी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1813 के अंदर हैब्सबर्ग से न्यूज़बर्ग जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, और इतने ज़्यादा टोल नाके हुआ करते थे। मतलब ये 39 के 39 स्टेट अभी भी अपने आप को सेम नहीं मानते थे, अलग अलग ही मानते थे। ओके, और मैंने ये कैसे बोला था कि अलग अलग सिस्टम हुआ करता था, तो कपड़े नापने के लिए भी, अच्छा एले किसे कहते हैं, एले कहते हैं जी कपड़े नापने की लंबाई वगैरह को नापने के लिए यूज़ किया जाता है एले का। तो जो हमारा एले था, मैं आपको बता दूं कि जो एले था उसको भी अलग अलग एरिया में, यानी कपड़े नापने के लिए कहीं कहीं पर 54.7 सेंटीमीटर माना जाता था, कहीं कहीं पर 55.1 माना जाता था। तो मतलब कपड़े नापने के लिए भी अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा इस चीज़ को, ये तो दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है, देखो इतनी सारी करेंसी है, ठीक है, और ऊपर से क्या है कि अलग अलग टैक्स वाला सिस्टम है। ओके, तो और वेट मेजर भी अलग अलग एरिया में अलग अलग वेट मेजर है। ठीक है, कहीं कहीं पर 55.1 माना जाता है, कहीं कहीं पर 54.7 माना जाता है। क्या इसको सही करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया? तो मैं आपको बता दूं, नेपोलियन के हटने के बाद बहुत 1800, नेपोलियन तो 1815 में हट गया था, बट 1834 में इस चीज़ को सही करने के लिए क्या किया गया था, एक ज़ोल्वरीन बनाया गया था, शुल्क संघ था ये। बेसिकली इसका मेन मोटिव पता है क्या था, शुल्क अवरोधों को समाप्त करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टैक्स देना पड़ता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। और इसने ये जो करेंसी वाला सिस्टम था, इतनी सारी करेंसी, तो मैं आपको बता दूं जब ये बनाया गया ना, तो उसने 30 से करेंसी 2 पर लेकर आ गया था वो। ज़ोल्वरीन जो था उसने करेंसी बहुत कम कर दी थी, और ज़ोल्वरीन जो था उसमें और भी चीज़ें थी, जैसे उसने रेलवे के जाल को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, राष्ट्र के एकीकरण को बढ़ावा दिया। ये बहुत सारी चीज़ें करी गई थी ज़ोल्वरीन के द्वारा। क्वेश्चन ये आता है ज़ोल्वरीन कब बनाया गया, 1834 में बनाया गया। एलए का क्वेश्चन भी आपको आता है, ठीक है, ये याद रखना है। और कितने, नेपोलियन ने कितने छोटे छोटे प्रदेशों का महासंघ बनाया था, 39 का। ठीक है, ओके जी, ये समझ आ गया। और जो हमारे उदारवादी लोग थे, यानी जो मैं कहूँ मध्यवर्गीय उदारवाद लोग, वो क्या चाहते थे, वो बेसिकली ये सारी की सारी डिमांड जो थी मैंने आपको बताई थी, ये सारी की सारी डिमांड चाहते थे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब, जब मर्जी मन करे स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मेरे को पता है आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, चलो ये एक बॉक्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली फ्रेडरिक लिस्ट के बारे में बता रखा है। बेसिकली ये कहता था कि है ना, ज़ोल्वरीन जो है उसे बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने है ना थोड़ा सा ज़ोल्वरीन को बढ़ावा देने के लिए, एक तरह से अर्थशास्त्री भी था, ठीक है, इकोनॉमिक्स और पैसे के बारे में समझता था, और इसने बोला था कि ज़ोल्वरीन को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों में देशभक्ति की भावना जगा पाओगे। अब आप बोलोगे कि सर ये टैक्स वगैरह का, ये देशभक्ति से क्या लेना देना? अरे देखो, बात ऐसी है, जब आपका पेट भरा हुआ होता है ना, तभी आप में देशभक्ति आती है। जब कोई बंदा इतने सारे टैक्स दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पैसे दे रहा है, अलग अलग मुद्रा चल रही है, कंफ्यूज हो रहा है वो, ठीक है, रेलवे का जाल नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा? कहाँ से देशभक्ति आएगी? पहले पेट भरेगा तभी तो देशभक्ति आएगी। तो इसलिए फ्रेडरिक लिस्ट ने भी ये बोला कि ज़ोल्वरीन का लक्ष्य जर्मन लोगों में आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। देखो अलग अलग करेंसी थी, आप खुद सोचो, दिल्ली में अलग करेंसी है, पंजाब में अलग करेंसी है, हरियाणा में अलग करेंसी अगर हो जाए, तो क्या कभी भी हमारे में एकजुटता आ पाएगी? अलग अलग ही रहेंगे हम। तो इसलिए हमारे फ्रेडरिक लिस्ट ने भी बोला कि जो ये ज़ोल्वरीन बनाया गया है वो बहुत सही है, और लोगों में एकीकरण लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो अब आते हैं जी थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद।
1815 में क्या हुआ था जी, अभी अभी हमने देख लिया। 1815 में जो अपना नेपोलियन था वो हारा था, ठीक है, हारा था ना नेपोलियन। 1815 में हमारा नेपोलियन हारा था। तो नेपोलियन 1815 में हार गया था। किसने हराया था? प्रैब की कंट्री ने हराया था। प्रैब कौन? 4 कंट्री। पी से प्रूशिया, यानी जिसे प्रशा बोला जाता है। और आर से हो गया प्रैब, आर से हो गया रशिया, रूस, ए से हो गया ऑस्ट्रिया, और अपना बी से हो गया ब्रिटेन। तो इन 4 कंट्रियों ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया था। जंग का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। अच्छा, जब नेपोलियन हार गया ना, तो समझ आया, बाकी इन 4 कंट्रियों को समझ आया, यार हार तो गया नेपोलियन, बट हमारा इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, तो एक है ना बैठक बुलाई गई। और हमेशा होता है, हर लड़ाई के बाद है ना एक बैठक होती है। मैं आपको बता दूं, आपको शायद ना पता हो कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी बाद है ना ट्रीटी वगैरह हुई थी, ठीक है। तो वैसे ही 1815 के अंदर जब नेपोलियन हारा तो एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये चारों देश आए थे, ओके। और इन्होंने ना एक बैठक बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी जी बैठक बुलाई थी जी कांग्रेस के अंदर, वियना के अंदर। ट्रीटी ऑफ वियना, इसे नाम भी, इसे संधि, वियना की संधि का नाम दिया गया इसे। 1815 में हुई थी। और इसकी जो मेज़बानी था, यानी ये जो मीटिंग थी वो किसने रखवाई थी? ऑस्ट्रिया के एक चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। अच्छा, ऑस्ट्रिया क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया जीता था, उसमें से एक देश तो ऑस्ट्रिया भी था। तो इन चारों ने बोला जी कहाँ करें मीटिंग? ऑस्ट्रिया में करते हैं जी, अच्छा एरिया है, वहाँ पर करेंगे मीटिंग। तो ड्यूक मेटरनिक वहाँ के चांसलर थे। जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री होता है ना, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एरिया में चांसलर वगैरह की पोस्ट सबसे बड़ी होती है। तो ड्यूक मेटरनिक ने कहा कि चलो जी मेरे एरिया में ही करो बैठक, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर बैठक हुई और बहुत सारे चेंजेस वगैरह हुए, ठीक है। तो पहली बात तो जो हमारे ये 4 देश के राजा थे ना, उन्होंने बोला यार नेपोलियन जो है वो राजा तो नहीं है, वो तो एक मिलिट्री शासक है। मैंने आपको बताया था ना, वो तो एक मिलिट्री रूलर है। तो हम क्या करते हैं, उसी बंदे को बिठाएंगे जो पहले था यहाँ पर। अब आप सोचोगे कि सर ये खुद क्यों नहीं बन गए राजा? देखो बात पता है क्या है, अगर ये खुद राजा बन जाते ना तो लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती आपस में, इनके बीच में कि कौन बनेगा राजा। तो उन्होंने सोचा जो फ्रांस के अंदर जो पहले था ना राजा, कौन पहले? लुई 16, उसी के राजवंश को किसी को बना दो। जैसे मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ पर कौन बना था, 1815 के बाद बुर्बो राजवंश ही आ गया था, ठीक है। तो बुर्बो राजवंश के ही बंदे को बैठा दिया कि राजा बन जाओ, ओके। तो ये लिखा हुआ है कि बुर्बो राजवंश की सत्ता को ही वापस बहाल कर दिया। और फ्रांस को बहुत सारा इलाका खोना पड़ा। मैं आपको बता दूं, इन चारों कंट्रियों ने जिन जिन एरिया पे नेपोलियन ने कब्जा करा था ना, उसमें से बहुत सारे एरिया इन्होंने अपने अपने पास रख लिया, ठीक है। और फ्रांस जो है वो दोबारा से, जैसे बुर्बो राजवंश के उसको बंदे को राजा तो बना दिया था, बट उसको भी खबरदार करने के लिए, उससे मतलब कि वो कोई गलत हरकत ना कर पाए, एरिया पे वापस कब्जा ना कर पाए, इसके ना इसलिए जो हमारी फ्रांस थी उसकी सीमाओं पे बहुत सारे अलग अलग देश बना दिए। जैसे उत्तर में नेदरलैंड्स बना दिया। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। ये क्या है जी? फ्रांस है, ऊपर क्या है? नेदरलैंड है। तो उत्तर में नेदरलैंड वगैरह वाला एरिया जो था वो बना दिया, ताकि जो है उत्तर की साइड में वो ना बढ़ सके, हमारा जो फ्रांस है वो उस एरिया पे कब्जा ना कर सके, क्योंकि अलग देश बना दिया वहाँ पर, ठीक है। तो लोग कब्जा नहीं करने देंगे। दूसरी बात है कि हुआ क्या था कि दक्षिण में पिडमोंट और जनेवा को जोड़ दिया गया। पिडमोंट और जनेवा उसको जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा में एक महत्वपूर्ण इलाका मिला। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण सौंप दिया गया, ठीक है। मैंने कहा था ना नेपोलियन ने इटली के भी बहुत सारे पार्ट पे कब्जा किया था। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, वो इटली का जो उत्तरी वाला हिस्सा था ना वो अपने पास रख लिया। बट नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बनाया था, याद है ना, थोड़ी देर ऊपर पहले ही पढ़ा था हमने, ये नेपोलियन ने क्या किया था, 39 अलग अलग राज्यों को जो जर्मनी के थे उनको मिला के एक महासंघ बनाया था, जिनकी अपनी अपनी करेंसी थी, है ना। तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया, ठीक है। इन्होंने बोला यार सही किया नेपोलियन ने, अलग से 39 स्टेट को मिला के एक वो बना दिया, सही है, ठीक है, इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ओके। और उसके बाद पूर्व में मैं आपको बता दूं कि जो पोलैंड था, पोलैंड का जो हिस्सा था वो रूस को दे दिया गया। रूस ने पोलैंड के हिस्से पे, नेपोलियन का ही था वो पोलैंड का हिस्सा भी, बहुत सारे एरिया पे कब्जा करा है नेपोलियन ने, ठीक है। तो पोलैंड के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। और साथ ही में प्रशा को फिर सैक्सनी एक एरिया था वो भी उसको उसके हिस्से में आया, ओके। अब ऑब्वियस ही बात है 1815 में जो हमारा फ्रांस का था लीडर कौन बन गया? बुर्बो राजवंश का।
बर्बन डायनेस्टी का वो बन गया ना, राजा बन गया, तो वो क्या होगा, राजा है तो राजा तो निरंकुश होगा ही, तो यही लिखा कि वो व्यवस्था निरंकुश थी। ओके, आलोचना वगैरह जो थी और बर्दाश्त नहीं की जाती थी किसी भी तरीके की, कोई भी, बस उसके ना सबसे बड़ी दिक्कत थी कि नेपोलियन के उसके किंग के बारे में कोई भी बोलता ना उसको जेल में डलवा देता था। सेंसरशिप लगा दी उसने कि भाई कोई भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर लोगों ने, हमारे फिर जो मध्य वर्ग के लोग थे वो तो गुस्सा हो गए, उदारवादी लोग जो थे वो तो, उदारवादी लोग क्या थे, वो तो वही आज़ादी चाहते थे। तो याद है ना, उनकी एक डिमांड ये भी थी कि आज़ादी होनी चाहिए, व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, कोई भी कुछ भी बोल सके, खा सके, पी सके, सोच सके, ठीक है। तो और लोगों ने, जो हमारे उदारवादी लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने बोला यार ये क्या है, आप बन गए राजा ठीक है, बट ये क्या है, आज़ादी तो दो हमें बोलने की। तो उन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए वो कहा कि जी अब राजा हटेगा, हटाना ही पड़ेगा राजा को, क्योंकि ये प्रेस पे ऐसे बंदिशें नहीं लगा सकता, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। देखो, ये पिक्चर बेसिकली इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। इन सबों ने मास्क नहीं है, पट्टी लगा रखी है, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह से उस टाइम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी देखो बोलने का भी हक नहीं था। तो देखो नीचे पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा हुआ है कि आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें कब सोचने दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है कि खामोश रहो, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग थे वो बोल ही नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि वो राजा को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो राजा बोलता था यार ये तो सेंसरशिप लगा रखी है, अब मेरे बारे में तो बोल नहीं सकते, जेल में डाल देता था। तो एक तरह से उस टाइम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए किया गया, और 1820 में पिक्चर बनाई गई थी, ठीक है। तो अब राजा के बारे में कुछ नहीं छाप सकते थे, तो ये लिखा गया कि जी हमें बोलने की आज़ादी दो, तो ये किया गया, ठीक है। सेंसरशिप जो थी, इस तरीके से लोग सेंसरशिप का मजाक उड़ा रहे थे कि राजा ने सेंसरशिप लगाई है तो उसे हटानी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये पिक्चर आई होप आपको समझ आ गई हो। अब आते नीचे, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो उदारवादी लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, पहले तो कौन कौन थे यूरोप में, अमीर लोग सुपर रिच, और गरीब लोग किसान थे। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगीकरण हुआ, उसके बाद एक मध्य वर्ग भी उभरा जिसको हम उदारवादी भी कहते थे, ओके। और वो क्रांतिकारी भी थे क्योंकि वो है ना, देशभक्ति की भावना उनमें थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो सबके लिए बराबरी चाहते थे, अपना देश चाहते थे, राष्ट्र राज्य चाहते थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, एक ऐसे ही क्रांतिकारी का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहले तो मैं बता दूं 1815 में ना, जो हमारा नया किंग आया था, कौन, बुर्बो राजवंश का जो नया किंग आया था, कहाँ पर, अपने फ्रांस के अंदर। अब वो क्या था, वो इन उदारवादियों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि आपको पता है ना उदारवादियों की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, दोबारा से ले जाऊं क्या, सबसे बड़ी डिमांड उनकी क्या थी कि संविधान होना चाहिए और प्रतिनिधि संसद होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिनिधि संसद का मतलब है चुनावा बंदा होना चाहिए, और बुर्बो राजवंश का बंदा तो चुनावा नहीं था, वोटिंग राइट तो हुई नहीं थी, वोटिंग तो नहीं हुई थी। तो वो है ना, इन बंदों को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसको हटाना चाहते थे। अब जो राजा को हटाना चाहते हैं, राजा उनको कैसे सपोर्ट करेगा, राजा बोलता था जो बंदा दिख जाए ना, जो थोड़ा उदारवादी लगे और जो ये बोले कि जो राजा को हटना चाहिए प्रतिनिधि, उसको जेल में डाल दो, ठीक है। तो अब ये क्रांतिकारी समझ गए थे कि यार ऐसे हम खुले में चौड़े में राजा का विरोध करेंगे तो हमको जेल में डलवा देगा। तो इन्होंने गुप्त संगठन बनाना स्टार्ट किए, ठीक है। और गुप्त संगठन, गुप्तली का मतलब एक सीक्रेट तरीके से काम, इंग्लिश में से सीक्रेट सोसाइटी बोला जाता है। तो सीक्रेटली काम क्या करते थे, राजा को अपोज करते थे, बट सीक्रेटली क्रांति करने के लिए ना वो इकट्ठा हुआ करते थे, बट सीक्रेटली कि किसी को पता वगैरह ना चले, और अपना न्यूज़पेपर वगैरह ये भी छापते थे वो, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि जी हाँ लगा रखे सेंसरशिप, देखो हम तो छाप रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए। और ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जुसेपे मत्सिनी, ठीक है। इटली के थे ये क्रांतिकारी जुसेपे मज़ीनी, याद रखना, बड़े पैदा जिनेवा में हुए थे 1807 के अंदर, ठीक है। कार्बोनारी का एक गुप्त संगठन इन्होंने ज्वाइन किया था, और 24 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, लुगोरिया के अंदर क्रांति वगैरह करने के लिए किया था, और 24 साल की उम्र में उन्होंने उनको बहिष्कार कर दिया, देश निकाला दे दिया कि आप ऐसे हमारे देश के अंदर ऐसे राजा का विरोध नहीं कर सकते और राष्ट्र राज्य की डिमांड नहीं कर सकते, फ्रीडम वगैरह नहीं मांग सकते। तो 24 साल की उम्र में उनका बहिष्कार कर दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ ही समय बाद जो हमारे जुसेपे मज़ीनी थे, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद की बनाई थी। एक तो मार्सेई बनाई थी, मार्सेल्स भी जिसे कहते हैं, मार्सेई भी कहते हैं। तो मार्सेई बनाई थी उन्होंने, उस मार्सेई के अंदर बनाई थी, मार्सेई एक जगह है, ठीक है। मार्सेई के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, और दूसरी तरफ एक बर्न के अंदर बनाई थी जिसका नाम था यंग यूरोप,
ठीक है। बेसिकली हमारे जुसेपे मज़ीनी इटली से थे ना, तो मैं आपको बता दूं उस समय ना इटली बहुत अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और वहाँ पर अलग अलग 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। वो आगे चैप्टर में हम देखेंगे। 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, और उन 7 एरिया के अंदर राजा रानी वाले सिस्टम जो थे वो थे। अलग अलग भाषा बोली जाती थी, ठीक है। मैक्सिमम जो लैंग्वेज थी वो तो इटली बोली जाती थी, बट बाकी भाषा भी थी, ठीक है। तो हमारे जो जुसेपे मज़ीनी हैं उनका ये मानना था, उनका ये विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, ठीक है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। मतलब इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा रहना चाहिए, उसे जोड़कर राष्ट्रों का एक व्यापक गठबंधन और के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहिए। उसका ये मानना था कि इटली के छोटे छोटे हिस्सों को मिला देना चाहिए और वहाँ पर गणतंत्र बनाना चाहिए। अच्छा, एक गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गलती से मैंने इसको कर दिया, मैं इसकी बात कर रहा था। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? अच्छा, गणतंत्र बोले तो गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर क्या हो, जो भी लीडर हो ना वो चुना हुआ हो, उसको कहते हैं गणतंत्र। क्या भारत एक गणतंत्र है? बिल्कुल भारत एक गणतंत्र है। हमारे अंदर ऐसे थोड़ा ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा, ऐसा वाला सिस्टम तो नहीं चलता ना हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर जिसको वोट देते हो वो बन जाता है लीडर। तो वो कहता था कि एक तो इटली के सारे हिस्सों को मिला देना चाहिए, जहाँ पर भी राजा रानी उनको लात मार के भगा देना चाहिए, और वहाँ पर गणतंत्र लाना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए लीडर को चुनने के लिए। ओके। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, जो हमारे ड्यूक मेटरनिक थे, अब ऊपर आ जाए, ड्यूक मेटरनिक कौन था? याद आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको याद आएगा, ठीक है। ये रे जी हमारे ड्यूक मेटरनिक, जस्ट अ सेकेंड, ये रे, याद आ रहा है जी ड्यूक मेटरनिक? वही हमारे ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर जिन्हें ट्यूटी वही ना होस्ट वगैरह करी थी, मेज़बानी करी थी। अब वो राजा थे, मतलब एक तरह से मैंने आपको बोला था ना सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो ऑस्ट्रिया के अंदर चांसलर की थी, तो वो भी एक तरह से राजा ही था। तो वो है ना इसको सही नहीं मानता था कि वो है ना बार बार जो हमारा ये था ना, क्या नाम है इसका अपना, जुसेपे मज़ीनी, उसको बोलता था कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जुसेपे मज़ीनी राजाओं का विरोध करता था, और मेटरनिक ये बोलता था कि ये तो राजा को पसंद ही नहीं करता, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। और बाकी यार ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगी, बट जितना भी समझाया आई होप आपको बहुत डीप में समझ आया हो। एक पार्ट और अपलोड करेंगे, चैप्टर ख़त्म करेंगे, वैसे तो मैंने कर रखा है ये वाला पूरा का पूरा, बट नेक्स्ट पार्ट और मैं बनाऊंगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपको और समझाऊंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। मैं आपको बता दूं हमारे अलग अलग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर, बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ का आपको। एंड आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना। MCQ वगैरह की PDF मैं बता देता हूँ, गूगल पे जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, गूगल पे जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी। मेरा नेट अभी ऑफ है क्योंकि फिर मैं नेट ऑन करता हूँ नोटिफिकेशन आती है, तो इसलिए मैं क्लिक करूँगा ना तो फिर कुछ आएगा नहीं, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो पूछेगा कौन सी क्लास है। MCQ देखो ऊपर ही दे रखा है, ओके। और आप क्लिक करोगे ना, जैसे इंग्लिश में तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बट आपका हिंदी में तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पे क्लिक करना, आपके MCQ ओपन हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये लिखा हुआ ना MCQ ओपन हो जाएंगे, डाउनलोड करो, टेस्ट दो, जो करना है करो, बट MCQ की वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि जिसका आंसर ऐसे हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि थोड़े टफ MCQ भी है, ओके। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप सपोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट का बटन भी दे रखा है, बट आप अगर कंट्रीब्यूट से सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबसाइट पे कुछ ऐड भी चलेगी, तो ऐड पे क्लिक करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना। क्लास 10th का टेलीग्राम अलग से चैनल बना रखा है। मेन पॉइंट स्टडी टेलीग्राम एक ऐप है, व्हाट्सएप होती है ना वैसे टेलीग्राम है। ऐप स्टोर से डाउनलोड करना, सॉरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, लिखना टेलीग्राम, डाउनलोड करना, उसको सर्च में जाना, लिखना टेलीग्राम, डाउनलोड करने के बाद साइन अप वगैरह जो करना होता है, उसके बाद लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10 के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। 6000 बच्चे वहाँ पर पहले से ही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी अपलोड करते रहता हूँ। टेलीग्राम टेस्ट भी होता है, इसलिए मैं टेलीग्राम कर रहा हूँ। व्हाट्सएप में मैं टेस्ट नहीं ले सकता, बट टेलीग्राम में टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट वगैरह लगा सकता हूँ, तो वो, और जो भी आपके जो गिव अवे के लिए टेस्ट वगैरह होंगे वो भी वहीं पर होंगे, और जो भी टेस्ट होंगे बेसिकली वहीं पर होंगे। तो उस मतलब उस वाले चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट टेक जो अर्निंग से रिलेटेड है, आप ही के लिए बनाया कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को घर से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है।
तो इसलिए उस चैनल को जाके वीडियो वगैरह देख सकते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही में जो हमारे दूसरे चैनल हैं जैसे मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, आ जाना अगर कभी मन करे तो वहाँ पर। और साथ ही में हमारा यूनिक वर्ल्ड हो गया, और मेरा व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ मैं, तो उस चैनल को भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।